हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये हमारा 12वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। तो इस टाइम हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्लानिंग। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक डिटेल में लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने समझा था प्लानिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट के लेक्चर में डिस्कस की थी। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। जब मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी प्लानिंग की, तो मैंने बताया था ना, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अगर पर्सन है, वो जो भी उसका गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो उसको अचीव कर पाए। ठीक है। तो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो देयर आर 7 बेसिक स्टेप। 7 बेसिक स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, और ये बहुत इजी है, आप आसानी से इन्हें लर्न कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से इन 7 स्टेप को समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। बताया था प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्टिव। आप अगर प्लान बनाते हैं तो हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लानिंग कर रही है तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ गोल है। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 1 साल में हमें अपना जो प्रॉफिट है उसको सपोज करिए 50% तक बढ़ा लेना है। ठीक है। हमें अपना प्रॉफिट जो है 50% इंक्रीज करना है अगले 1 साल में। ठीक है। और मैंने बताया था ना, देयर इज ऑलवेज सम टाइम फ्रेम। हमेशा कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम होता है प्लानिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम जो भी है कि कितने साल में आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो डिफाइन करना होता है। और जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ये मैंने ऑब्जेक्टिव कुछ ज्यादा ही ले लिया, मतलब 50% प्रॉफिट 1 साल में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ ज्यादा ही टफ ऑब्जेक्टिव ले लिया। वरना जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि सपोज करिए प्रॉफिट 30% या 40% इंक्रीज करना है, तो कंपनी अपने हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, वो सेट करती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, फिर मैं इसी चीज को पर्सनल लाइफ में, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेम ये प्रोसेस फॉलो करके मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, ये जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ प्लानिंग, और इससे पहले जो भी मैंने मैनेजमेंट के टूल टेक्निक ये सब पढ़ाया था, उन सबको आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत रिमार्केबल रिजल्ट देंगे। तो अभी फिलहाल मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल बता रही हूँ। बट अभी मैं इसके बाद, ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जब मैंने आपको 7 स्टेप बता दूंगी, उसके बाद मैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जांपल से इसको अगेन समझाऊंगी, तब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। दोनों ही एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट हमें अपना 50% बढ़ाना है या 40% बढ़ाना है, वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हमें 50% अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो उसी के बेसिस पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट D1 D2 D3, वो फिर अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है। गोल सेट करना। एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें प्रॉपर्ली डिफाइन होगी कितना परसेंट आप इंक्रीज चाहते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में चाहते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉय, सारे यूनिट्स का जो जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियरली स्टेटेड हो। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में आपने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया कि हमें प्रॉफिट 1 साल में 50% तक बढ़ाना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। दूसरा स्टेप क्या है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रीमाइसेस क्या होता है। प्रीमाइसेस क्या होता है? तो देखिए, प्लानिंग में हमेशा क्या होता है? प्लानिंग में वी डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हमेशा क्या होता है? फ्यूचर की बात होती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होते हैं। ठीक है। एंड फ्यूचर इज कंप्लीटली
फ्यूचर इज कम्प्लीटली अनसर्टेन, फ्यूचर तो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, आगे चल के क्या होगा इसके बारे में कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। तो फ्यूचर इज कम्प्लीटली अनसर्टेन, तो इसलिए हर मैनेजर को क्या करने की जरूरत है? हर मैनेजर को कुछ assumptions लेने की जरूरत है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के कुछ assumptions, ठीक है, फ्यूचर के लिए कुछ assumptions मैनेजर लेता है और इन्हीं assumptions को कहा जाता है प्रीमाइसेस, ठीक है। ये जो assumptions होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है प्रीमाइसेस, ठीक। अच्छा, याद है हमने बहुत सारे जैसे लॉज या कह लीजिए थ्योरीज पढ़ी है, जैसे मुझे अभी लॉ ऑफ डिमांड याद आ रहा है, नहीं तो हमने फाइनेंस में भी तो बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने देखा है वहां पे कुछ assumptions है, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, कुछ assumption लिए गए, या चलिए लॉ ऑफ डिमांड से बताते हैं, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट है वो घटता जाएगा, ठीक है। यही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाएगी, ठीक है। क्या यही है लॉ ऑफ डिमांड? एक बात बताइए, यही है लॉ ऑफ डिमांड? नहीं, दिस इज नॉट द कंप्लीट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये भी तो साथ में है, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट है तो ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रीमाइसेस है, ये अजम्पशन लिया गया है लॉ ऑफ डिमांड में कि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है प्लानिंग में, प्लानिंग में डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कुछ अजम्पशन लेने होंगे मैनेजर को, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट 50% इंक्रीज करना है, लेकिन इसमें अजम्पशन जो मैनेजर है वो कुछ अजम्पशन लेगा रिगार्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड प्लस इंटरनल फैक्टर्स के लिए भी वो प्रॉपर एजम्पशन लेगा कि अगर सपोज करिए गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चेंज होती है, और या इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, या टैक्सेशन पॉलिसीज या इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है अगर नहीं चेंज होती है, तब ऑर्गेनाइजेशन इतना परसेंट प्रॉफिट अचीव करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ चीजों पे तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, कुछ चीजों पर तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह चेंज कर दी, ठीक है, कुछ निगेटिव मतलब कह लीजिए कुछ ऐसी पॉलिसी चेंज कर दी जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तब तो फिर प्रॉफिट इतना अचीव नहीं कर पाएंगे ना, तब तो ये इनकी प्लानिंग मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसमें कुछ assumption लिए जाते हैं। स्टेप सेकंड है कि मैनेजर हैज टू टेक सर्टेन assumption, वो प्रीमाइसेस डेवलप करता है, कुछ assumption लेता है अबाउट द, जो भी प्लानिंग कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो assumption लेता है, ठीक है, अबाउट द फ्यूचर, जिसके बेसिस पे वो प्लानिंग ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये हो गए दो स्टेप। अब जरा मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। दो स्टेप समझ में आ गए, पहला है ऑब्जेक्टिव सेट करना, दूसरा एजम्पशन लेना अबाउट द फ्यूचर्स, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपने टारगेट सेट कर लिया कि हमें 50% प्रॉफिट अचीव करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है 50% अगले एक साल में, ठीक है। आपने उसके रिगार्डिंग अजम्पशन ले लिया कि गवर्नमेंट पॉलिसी सेम रहेगी, ये सब अजम्पशन ले लिया। अब क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उन सबको आइडेंटिफाई किया करना, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, इसमें हम करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए जो ऑल्टरनेटिव होंगे, इट कुड बी रूटीन, वो रूटीन ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है या कोई इनोवेटिव नए ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर 50% प्रॉफिट बढ़ाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी के पास। कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है? कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दे मार्केट में, ठीक है, या फिर अपनी प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ा दे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसको क्या करे, और बढ़ा दे, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइंट वेंचर कर ले, ठीक है, कोई नई फैक्ट्री सेटअप कर ले, या डाइवर्सिफाई कर ले, किसी दूसरे सेक्टर में इंटर हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करने के बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो वही है स्टेप थ्री क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कितने ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करें, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई करना, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है इवेलुएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जो ऑल्टरनेटिव आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, स्टेप 3 में जो ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए हैं उनको अब इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने का क्या मतलब है कि अब उनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो उसका खर्चा कितना आएगा और उससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। और अगर कोई अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसी को और एक्सटेंड किया तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, बेनिफिट क्या होगा, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, ज्वाइंट वेंचर में रिस्क रिटर्न क्या है। तो प्रोज एंड कॉन्स कह लीजिए हर ऑल्टरनेटिव का डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स को
मतलब इवैल्यूएट करना, फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ठीक है। तो ये है स्टेप 4। तो उसके बाद आपने इवैल्यूएट कर लिया। फिर स्टेप 5 में अब यहाँ पे आएगा डिसीजन मेकिंग। स्टेप 5 में क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब आप सिलेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव। आपने जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव थे सबको आपने अच्छे से एनालाइज किया, सबके रिस्क रिटर्न देखे, कॉस्ट बेनिफिट देखे, ठीक है, सबको अच्छे से एनालाइज किया। फिर उसके बाद अब आएगा रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा फिजिबल है, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सबसे कम है, वो ऑप्शन आप इसमें चूज करेंगे, ठीक है। बल्कि कह लीजिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जितने भी ऑल्टरनेटिव है उसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप चूज करेंगे। तो ये हो गया स्टेप 5। स्टेप 6 क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अब इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली, लेकिन उसको एक्शन में भी तो कन्वर्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने प्लान को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इम्प्लीमेंट, सपोज करिए इसमें आपने चूज किया है कि आप नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ठीक है, अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे और नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपने सपोज करिए चूज किया है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं पे लैंड, मतलब कोई फैक्ट्री आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी या कोई लैंड खरीदना पड़ेगा, वहां फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जिस भी प्लान को आपने सिलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी अब एक्शन लेने पड़ेंगे ना, वो आप करते हैं स्टेप 6 में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ठीक है। अगर आपने ज्वाइंट वेंचर किसी बड़ी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने का सोचा है, तो फिर उस कंपनी आइडेंटिफाई करना, कौन सी कंपनी होगी, उससे बात करना, ठीक है, तो वो स्टेप होगा। तो वही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। एंड फिर लास्ट स्टेप क्या है, फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप करना, ठीक है। प्लान इम्प्लीमेंट आपने कर दिया है, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं करते रहे, ठीक है, तो फिर आप जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। फॉलो अप करना, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं ये, जैसे सपोज करिए आपने जो टारगेट लिया है कि आपको 12 लाख जो मोबाइल है, पूरे साल में 12 लाख मोबाइल का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा कि क्या 12 लाख मोबाइल अगर हमें साल में प्रोडक्शन करना है, तो क्या हमारा जो प्रोडक्शन मतलब जो स्पीड है प्रोडक्शन की वो ठीक चल रही है कि नहीं है। अगर 12 लाख साल में हमें प्रोडक्शन करना है, इसका मतलब क्या है, एक महीने में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, एक महीने में 1 लाख का कम से कम प्रोडक्शन करेंगे, तब जाके 12 महीने में 12 लाख का प्रोडक्शन कर पाएंगे ना। तो वही है फॉलो अप एक्शन, यानी एक्शन का फॉलो अप, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसको फॉलो अप करते रहना, उसको चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना, ठीक है। तो ये सिंपल से 7 स्टेप होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है, बहुत आसान थे ना। एग्जाम्पल लेके करिएगा तो फिर आप आसानी से, इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझिएगा तो फिर आप आसानी से इन 7 स्टेप को इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब जरा चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लें। सातों स्टेप समझ में आ गया ना, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेके, किसी की भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद करिए, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप यही था ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको नेट का एग्जाम जो है क्लियर करना है, ठीक है, नेट का एग्जाम क्लियर करना है, दिस इज हिज ऑब्जेक्टिव। तो ये उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप याद करिए क्या था, दूसरा स्टेप था डेवलपिंग प्रेमाइसेस, यानी प्रेमाइसेस डेवलप करना, यानी अजम्पशंस लेना। तो इसने अजम्पशन लिया है कि अगर बाकी सारी चीजें, एग्जाम के समय मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, माई हेल्थ मतलब वेल बींग रहेगी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे सर्कमस्टेंसेस मतलब नॉर्मल रहेंगे, ये उसने अजम्पशन लिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी मतलब मैंने देखा, ऐसा हो जाता है कि एग्जाम के टाइम बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो एग्जाम उस मतलब उस तरीके से नहीं दे पाता है। तो ये उसने कुछ एजम्पशन लिए, ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप याद करिए क्या था, तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। पहला एक्शन आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पहला एक्शन क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, आप कुछ ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कुछ ऑफलाइन कोचिंग है किसी दूसरे शहर में, ठीक है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इनको आइडेंटिफाई किया, ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप क्या है, अब आप इनको इवेलुएट करेंगे। चौथा स्टेप क्या है, इवेलुएट।
आप इनको इवैल्यूएट करेंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स। अगर खुद से स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। ऑनलाइन अगर कोई कोचिंग करते हैं, फायदे नुकसान क्या है। ऑफलाइन किसी दूसरे शहर में जाके आप कोई कोचिंग ऑफलाइन मोड से ज्वाइन करते हैं, तो उसके कॉस्ट क्या लगेगी, उसके बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली सबके कॉस्ट, बेनिफिट, रिस्क, रिटर्न, इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपने इन सबको इवैल्यूएट किया, तो आपने देखा कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही सिंसियर हैं, अगर अच्छी बुक्स मिल जाए, कुछ अच्छा यूट्यूब चैनल मिल जाए, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आपने ये इवैल्यूएट किया, ठीक है। बाकी में खर्चा भी थोड़ा ज्यादा था, बल्कि अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करें तो यू कैन डू सेल्फ स्टडी, और आप नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आपने ये इवैल्यूएट कर लिया था, तो ये आपने सिलेक्ट किया कि आपने क्या सिलेक्ट किया कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। छठा स्टेप क्या है, बताइए। छठा स्टेप क्या है, छठा स्टेप है अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर आपने सोचा है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको कुछ बुक्स परचेज करनी पड़ेगी मार्केट से। आपको देखना पड़ेगा कौन सी बुक्स अच्छी अवेलेबल है, कौन से यूट्यूब पे कौन से अच्छे एजुकेशनल चैनल हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। फिर अगला स्टेप क्या है, अगला एंड आखिरी स्टेप क्या है, फॉलो अप। आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, उसे देखते रहना पड़ेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं 12 महीने में, तो एक एक सब्जेक्ट कम से कम 1 महीने में निपटाते जाएं, तभी हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से 7 स्टेप है इन द प्लानिंग प्रोसेस। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों टाइप के एग्जाम्पल लेके समझा दिया। हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं लेक्चर ओवर करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मेरे चैनल पे आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। इन सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। तो मेरा यही कहना है कि जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, जरूर इनको पढ़िए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। ये आज की तारीख तक है, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाती हूँ। तो इनका फायदा उठाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।